सर, मई की झड़पों के बाद अगर देखा जाए, जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन में हकीकी तब्दीली आई है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में ये जो आज का वाकया है, इसे इंसानी गलती कहेंगे, मशीन की गलती कहेंगे, या किसी और एंगल से इसे देखा जाना चाहिए? जी यास साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जाहिर है, पहले एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मैं अफसोस का इजहार करना चाहूँगा इस एक्सीडेंट्स पर, जिसमें अपरेंटली अभी तक लग रहा है कि पायलट भी अपनी जान से गया। दुश्मन का भी नुकसान हो, लेकिन इंसानी जान भी शामिल है इसमें, एक बात। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एयर शो होता है और बहुत ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स के स्टेक्स थे इसमें, और हर मुल्क के होते हैं। तकरीबन इस वक्त वहाँ पे दुबई एयर शो में 200 के करीब जहाज डिस्प्ले पे हैं, जिसमें जहाज हैं, एयरलाइनर्स हैं, कमर्शियल जहाज हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और बहुत सारा असला है। बिलियंस की यहाँ डील होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है, और जाहिर है जब सबसे बड़ा दुनिया का एयर शो होता है तो उसके अंदर डिस्प्ले में जो वेपन्स होते हैं, जो उनकी मार्केट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मल्टी बिलियन डॉलर्स की यहाँ डील्स होती हैं। मैं आपको कल की बता देता हूँ कि कल एमिरेट एयर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 65 बोइंग 777-9 जो लेटेस्ट है उसकी डील की है, जो बिलियंस में जाहिर होती है। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होता है ग्लोबली। दुनिया इंटरेक्ट करती है, बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर या डिसीजन मेकर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सर्विसेज चीफ्स होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। इवन पाक फिजाइया के सरबराह भी वहां गए हुए हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड इसलिए मैंने अर्ज किया कि एक स्टेक्स पता लगे कि नुकसान किस प्लेटफॉर्म पे हुआ है। हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड अनफॉर्चुनेटली तेजास का तो इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जहाज ही सिर्फ 40 बनाए हैं उनके। ये दूसरा जहाज है जो एक पिछले साल 2024 में क्रैश किया था, वो भी उन्होंने कहा था कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। और ये दूसरा जहाज है जो पब्लिक में हजारों लोगों के सामने और लाखों लोग जब स्क्रीन पे देख रहे थे तो उनके सामने ये क्रैश हुआ है। एक बात, इस जहाज ने जब ये 1985 में कंसीव किया गया था तो इसने मिग 21 को, जो जहाज 1962 में 1962 में इंडियन एयरफोर्स में इंटर किया था और रिलेटिवली 85 में भी ऑब्सलीट होना शुरू हो रहा था, उसको रिप्लेस करना था इस जहाज ने। 850 जहाज मिग 21 हिंदुस्तान ने पूरे इंटर किए, जिसको इसने रिप्लेस करना था। पिछले तकरीबन 65-70 सालों के अंदर आप देखिए उनके 400 क्रैश हुए हैं 850 में से, जिसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए हैं। सिर्फ पायलट्स नहीं, जमीन पर 30 लोग भी अपनी जान से गए। तो ये मैं डाटा इसलिए बता रहा हूं कि उनका जो मिग 21 जहाज था जिसको इसने रिप्लेस करना था, वो ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था। अभी ये तेजास है, इंडियन एयरफोर्स चीफ खुद बहुत मायूस नजर आते हैं कि ये जहाज टाइम पर डिलीवर नहीं हो रहे, क्योंकि आपने शुरू में बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है, हाल जो है, वो अपने टाइमलाइन से बहुत पीछे जा रही है, जिसकी वजह से उनमें मायूसी है। और इसी वजह से आखिरी दिनों में मिग 21 जब रिटायर हुए सितंबर इसी साल 2 महीने पहले, तो उनके बहुत ज्यादा एक्सीडेंट बढ़ गए थे और उसी जहाज को फ्लाइंग कॉफिन या विडो मेकर कहा जाता था। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता लगेगा कि इसका क्या कसूर है। लेकिन अगर खालिद साहब देखा जाए तो 1-2 दिन पहले एक वीडियो की बात हो रही है कि उसमें इसकी ऑयल लीकेज की इत्तलात थी, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश की गई थी। क्या उड़ते जहाज की ऑयल लीकेज हो सकती है, बिलखुसूस इस जहाज की जो लड़ाका तैयारा हो? क्योंकि हम अमूमी तौर पे देखते हैं कि जब इस तरह की हो तो वजन कम करने के लिए होता है। तो तरबियती महाज के ऊपर और मैकेनिकल महाज के ऊपर क्या फर्क होता है ऑयल लीकेज का? देखिए, ऑयल लीकेज जो इस लेवल की दिखा रहे थे, जो मैंने देखा मुख्तलिफ उन्होंने कंटेनर नीचे रखे हुए थे, ये तो एबनॉर्मल है, अनयूजुअल है, नॉर्मल नहीं है। बाज़ दफा नॉर्मल प्लान्ड फ्यूल ड्रेन किया जाता है या ऑयल ड्रेन किया जाता है, उसके लिए तो कंटेनर रखे जाते हैं, लेकिन वो बाय डिजाइन होता है, वो मेंटेनेंस का हिस्सा होता है। लेकिन इसमें क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर रखे गए थे डब्बे और ट्रेज रखी गई थी, जो अनयूजुअल है मेरे लिए। एक बात तो ये है। और ये जो ऐसे जहाज को, जाहिर है मुझे नहीं आइडिया कि वही जहाज उड़ाया जा रहा था जो डिस्प्ले पे खड़ा था या एक सेपरेट जहाज होगा। मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्ले के जहाज अलग होते हैं और एरोबैटिक्स के लिए जहाज दूसरे होते हैं। अच्छा। तो ये वो जहाज शायद ना हो, या मैं कंक्लूड नहीं अभी कर सकता। जिस तरीके से जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, जिस तरह वो जमीन में गया है, हम इसको कहते हैं CLIG। पॉसिबल टर्म जो है वो है कंट्रोल फ्लाइट, CFIG, कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू ग्राउंड, जिसका मतलब ये होता है कि ये जहाज अपरेंटली लग रहा है कि वो अनकंट्रोल्ड नहीं था, जिसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि आखिरी वक्त तक उसका इंजन चल रहा था, वो जहाज का कंट्रोल था पायलट के पास। लेकिन शायद क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पायलट एक्सट्रीम कंडीशंस, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, विद लिटिल मार्जिन ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसमें गलती की गुंजाइश ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। तो चांसेस ये हैं कि शायद ये पायलट अगर एरर है तो फिर ये इतना पॉसिबल नहीं था कि इतने लो लेवल पर अगर उसने कोई ऐसा मनूवर एग्जिट किया जिसमें उसको लगा था तो वो रिकवर कर सका। और रिकवर क्यों नहीं करते, या एक दूसरा सवाल शायद आपके व्यूअर जानना चाहें कि फाइटर पायलट्स की सीट लगी होती है इजेक्शन, तो उसने इजेक्ट क्यों नहीं किया? देखिए, इजेक्शन के लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, उससे नीचे हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरा,
بہت بڑی ایگو ہوتی ہے فائٹر پائلٹ جو اس طرح کے منور کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ہینڈ پکڈ ہوتے ہیں, سلیکٹڈ ہوتے ہیں, اسکلڈ ہوتے ہیں, ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہ اتنی آسانی سے جہاز کو چھوڑیں گے بھی نہیں, کیونکہ ایک پرائڈ ہوتا ہے کہ اس جہاز کے ساتھ جو اس فائٹر پائلٹ کا ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. تو آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ فیلنگ کہ انہوں نے آخری وقت تک شاید کوشش کی ہوگی اس جہاز کو ریکور کرنے کی, لیکن کنکلوڈ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہندوستان کے اوور آل امیج کو, جو ابھی مئی میں اتنا بڑا پروفیشنلزم پہ ان پہ کوسچن مارک لگا تھا, اس کے اوپر بہت بڑا ڈینٹ لگا ہے, جو دنیا پہلے ہی ایک شک و شبہات سے دیکھ رہی تھی ان کی پرفارمنس کو, ان کی پروفیشنلزم کو اور ان کی مینٹیننس یا امپلائمنٹ کو. ایک اور بہت بڑا سیٹ بیک ہے ہندوستان ایئر فورس. یعنی مجموعی طور پہ ہندوستان کی جو فضائیہ ہے اس کے لیے بہت بیک ہے, اور آنے والے دنوں میں اس خلا کو پر کس طریقے سے کریں گے اور اس کی وضاحت کس طریقے سے دیں گے, یہ بنیادی طور پہ ایک سوال ہے. بہت شکریہ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.